ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। पीडीएफ ओपन करेंगे। नमस्ते। नमस्ते सुचिता जी, पढ़ेंगे। चलिए पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बोलेंगे जिनका पीडीएफ ओपन हो गया। स्टार्ट करेंगे। हाँ मैम, लिख कर रही हूँ। करिए आराम से। मैम कौन सा पेज पढ़ रहे हो अभी? आप देखिए, 1 मिनट हम ओपन कर ले, अभी मेरा ओपन नहीं हुआ है। हेमंत जी कौन सा पेज नंबर है? जी मैम अभी 72 है। अच्छा चलिए देखिए, अभी हमारा अब ओपन हो रहा है। चलिए 73 नंबर का पीलिया क्या है? पढ़ेंगे सुष्मिता जी, मिल गया? जी मैम 72 ना 73 बोला है। अभी भी मेरा ओपन होने वाला भी हुआ नहीं कि कब्ज के लिए इलाज। जी मैम, कब्ज के लिए इलाज। हल्के कब्ज का इलाज आमतौर पर पहले आहार और जीवन शैली में बदलाव, जैसे अधिक पानी पीने, अधिक फाइबर खाने और शारीरिक गतिविधि में वृद्धि के द्वारा किया जाता है। इलाज के सुष्मिता जी वापस आएंगे, सुष्मिता जी वापस आएंगे। कहाँ से पढ़ेंगे आप? कब्ज की पहचान करना 71 पे आएंगे, 71 पेज नंबर पे आएंगे। कब्ज की पहचान करना यहां से पढ़ेंगे, ठीक है? तो सिस्टमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन की क्लास की गैपिंग के बाद ही स्टार्ट करना। ओके, अब इसको स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़िए। कब्ज की पहचान करना। सभी की मल विसर्जन की आदतें अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर आपके बच्चे को सप्ताह में 3 या अधिक बार मल त्याग करना चाहिए। कब्ज के लक्षणों में शामिल है प्रति सप्ताह 2 या उससे कम मल त्याग, कठोर सूखा ढीलेदार मल, सामान्य से अधिक बड़ा मल आना या छोटे छोटे टुकड़ों में मल आना, मल त्याग करने के दौरान दर्द या तनाव, पेट में ऐंठन और दर्द, गैस, ब्लोटिंग, सूजा हुआ पेट, मल त्याग के बाद फिर से शौच जाने की जरूरत महसूस होना, जी मिचलना और उल्टी होना। कब्ज की पुष्टि के लिए आपके बच्चे को मेडिकल जांच की आवश्यकता हो सकती है। जांच में स्वास्थ्य इतिहास, पेट को महसूस करना, लैंप जांच या इमेजिंग जांच शामिल हो सकते हैं।
सभी की मल विसर्जन की आदतें अलग अलग होती हैं, लेकिन आमतौर पर आपके बच्चे को सप्ताह में 3 या अधिक बार मल त्याग करना चाहिए। कब्ज के कारण गंभीर बीमारियों वाले बच्चे में कई सुनीता जी, 1 मिनट रुकेंगे। ध्यान रहे, इस पे लिखा है कि आपके बच्चे कम से कम 1 हफ्ते में 3 बार मल का त्याग करें। ऐसे ही ऊपर बड़ों के लिए भी आया था। ये जो लाइंस लिखी गई हैं ये एब्सोल्यूट रॉन्ग है, ठीक है, 100% गलत है। मल त्याग डेली करना चाहिए, और यदि जो लोगों का सिस्टम सही तरीके से, फाइबर वाली जो लोग डाइट लेते हैं, पानी सही मात्रा में पीते हैं, यदि 2 बार आपके पेट साफ होने की प्रक्रिया हो जाए सुबह और शाम, तो आप समझ लीजिए पूरे जीवन निरोगी रहेंगे। ठीक, एक बार तो कंप्लीट होना ही चाहिए। और जिन लोगों का सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, मेंटली बिल्कुल फ्रीडम में रहते हैं जो लोग, या ये कह दें कि जो लोग मेंटली प्रेशर रखते नहीं है, उन लोगों का 2 बार पेट साफ हो सकता है। तो वो लोग अगर एक सिस्टम बना लेते हैं ऐसा, तो एक बार तो 100% मस्ट है, और 2 बार हो जाए तो भविष्य में आपको फिजिकली मेंटली कोई भी डिजीज इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपका 2 बार पेट साफ होता है। ठीक, वो पूरा सर्कल बनता है। आयुर्वेद के अनुसार 2 बार जिनका पेट साफ होता है उनको कभी भी डॉक्टर्स, वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी तरह की। मतलब केवल 2 बार मल भी हमारे शरीर से पास होना, ये भी अपने आप में एक मेडिकल कंप्लीट ट्रीटमेंट है। ठीक, चलिए आगे पढ़ेंगे। कब्ज के कारण गंभीर बीमारियों वाले बच्चों में कई कारण से कब्ज की समस्या हो सकती है। कम फाइबर वाले आहार, भोजन सेवन में कमी, कम तरल पदार्थ का सेवन या पानी की कमी, शारीरिक गतिविधि ना होना, ट्यूमर के कारण पेट या आंतों पर दबाव, अन्य चिकित्सा स्थितियों जैसे मधुमेह, डायबिटीज, हाइपोथायरायडिज्म या अंत बीमारी। कब्ज के लिए इलाज है। कब्ज का इलाज अंत बीमारी नहीं है, आंत्र बीमारी है, बड़ी आंत की बीमारी जी, जिसको कहीं, ठीक है, सही कर नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी मैम। कब्ज के लिए इलाज हल्के कब्ज का इलाज आमतौर पर पहले आहार और जीवन शैली में बदलाव जैसे अधिक पानी पीने, अधिक फाइबर खाने और शारीरिक गतिविधि में वृद्धि के द्वारा किया जाता है। इलाज के अगले कदम में आमतौर पर मल विसर्जन करने के लिए दवाई दी जाती है। कब्ज के लिए दवाइयाँ जुलाब ऐसी दवाइयाँ हैं जो कब्ज के राहत दिलाती हैं। आपका बच्चा उन्हें मुंह से ले सकता है, लेकिन आपके बच्चे का चिकित्सक एनिमा या मलाशय से संबंधित भर्ती भी लिख सकता है। कई जुलाब बिना प्रिस्क्रिप्शन के उपलब्ध हैं। अपने बच्चे को कोई भी दवाई देने से पहले देखभाल टीम से बात करें। कब्ज की समस्या से निपटने के लिए कुछ आहार बदलाव, जी मिचलाना, भूख में कमी और थकान, कैंसर के इलाज के दौरान रोगियों को पर्याप्त कैलोरी लेना और उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ का सेवन करना कठिन बना सकती है। कब्ज की समस्या से निपटने में मदद के लिए कुछ आहार परिवर्तनों में यह शामिल है। उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ खाएं। इनमें खाद्य पदार्थ में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, बीन्स और नट्स शामिल हैं। खूब पानी पिए, नियमित भोजन करें, नाश्ते में गर्म पेय पदार्थ या गर्म दलिया लें। पोलिया क्या है? पढ़े मैम? पीलिया है, पीलिया, जॉन्डिस, जो जॉन्डिस पर जानते हैं ना, वही पीलिया की बात हो रही है। कब्ज के बारे में हमें पूरा डिटेल बता चुके हैं, ठीक है। बस पेट साफ होने का कॉन्सेप्ट गलत था, उसको हमने क्लियर किया कि एग्जाम में भी आ जाए तो आप जो इस पे लिखा वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। एग्जामिनर पूछे, एग्जाम में आए 24, मतलब कि एक दिन में 24 आवर में पेट साफ होना मस्ट है। और यदि और ढंग से स्वस्थ रहना हो, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग नियम पालन करना हो, तो एक दिन में 24 घंटे में 2 बार हमारा पेट साफ होना चाहिए, ठीक। चलिए अब पढ़ेंगे पीलिया, जॉन्डिस। पोलिया क्या है? पोलिया एक बीमारी है जो शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होती है। बिलीरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती है तो पीले रंग के बिलीरुबिन का निर्माण होता है।
बिलीरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जब किसी कारणों से यह खून से लीवर में नहीं जाता है या लीवर द्वारा फिल्टर नहीं होता है, तो शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पीलिया इन हिंदी होता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें टोटल सीरम बिलीरुबिन का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर से अधिक हो जाता है। पीलिया के मुख्य लक्षणों में आंख के सफेद हिस्से का पीला होना है। अधिकतर मामलों में पीलिया नवजात शिशुओं का होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह वयस्कों को भी हो सकता है। इसके लक्षणों के आधार पर डॉक्टर पीलिया के प्रकार की पुष्टि कर इलाज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। समय पर पीलिया का इलाज नहीं कराने पर सस्पेंस हो सकता है और कुछ मामलों में लीवर फेल हो सकता है, इसीलिए समय पर इसका उचित इलाज आवश्यक है। पीलिया कितने प्रकार के होता है? पीलिया के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, जिसमें प्री हिपोटिक पीलिया, पोस्ट हिपोटिक पीलिया और हाइपेटोसेलुलर पीलिया शामिल है। प्री हिपोटिक पीलिया को हिमोलिटिक सुष्मिता जी क्लियर करिए प्रोनाउंसिएशन। पीलिया पूरा बढ़िए, पीलिया ठीक, ऐसा लग रहा है पो निकल रहा है, पी नहीं निकल रहा है, ठीक है, क्लियर करिए। प्रो हिपोटिक पीलिया को हेमोलिटिक पीलिया के नाम से भी जाना जाता है। लक्षणों के आधार पर डॉक्टर पहले मरीज की जांच करके पीलिया के प्रकार की पुष्टि करते हैं, उसके बाद इलाज की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। पीलिया रोग कैसे फैलता है? पीलिया के वायरस इस बीमारी का प्रसार हो सकता है। साथ ही दूषित पानी, दूध और खान पान की दूसरी चीजों के जरिए भी पीलिया रोग फैल सकता है। अगर आप खुद को इस बीमारी से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। साथ ही खान पान की चीजों का सेवन करने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए, ताकि पीलिया या दूसरी बीमारी एवं संक्रमण का खतरा ना हो। पीलिया के लक्षण। पीलिया के सबसे बड़ा लक्षण जैंडिस सिम्टम्स इन हिंदी, त्वचा और आंखों का पीला होना है। इसके अलावा पीलिया होने पर आप खुद में निम्न लक्षणों को अनुभव कर सकते हैं: बुखार होना, थकान होना, वजन घटना, कमजोरी होना, भूख नहीं लगना, पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, शरीर में जलन होना, हल्के रंग का मल होना, कब्ज की शिकायत होना, पेशाब का रंग गहरा होना, कुछ मामलों में खुजली और उल्टी होना। पीलिया रोग के कारण। बिलीरुबिन का काम लीवर से गंदगी को साफ करना है, लेकिन जब किसी कारणों से इसकी मात्रा 2.5 से अधिक हो जाती है, तो यह काम करना बंद कर देता है। नतीजतन पीलिया की समस्या पैदा होती है। लाल रक्त कोशिकाओं के जल्दी टूटने के कारण बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्री हिपोटिक पीलिया होता है। इसके दूसरे भी कारण हो सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है मलेरिया, थैलेसीमिया, गिलबर्ट सिंड्रोम, सिकल सेल रोग, अन्य आनुवंशिक कारण। जब लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है या लीवर में किसी तरह का संक्रमण फैल जाता है, तो हाइपोटोसेलुलर पीलिया होता है। यह मुख्य तौर पर शराब का सेवन करने, अधिक तैलीय और मसालेदार चीजों का सेवन करने और शरीर में कब्ज के कारण होता है। पित्त की नलिका में रुकावट पैदा होने पर पोस्ट हिपोटिक पीलिया होता है। लीवर में घाव, पित्त की पथरी, हेपेटाइटिस या किसी दवा के साइड इफेक्ट्स के कारण पित्त नलिका में रुकावट पैदा हो सकती है। पीलिया रोग किससे हो सकता है? 37 सप्ताह या 8.5 महीने से पहले जन्म में शिशु को पीलिया का खतरा अधिक होता है, क्योंकि अभी तक उनका लीवर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। साथ ही जिन शिशुओं को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, उन्हें भी इस बीमारी का खतरा होता है। इन सब के अलावा जिन शिशुओं में निम्न समस्याएं होती है, उनमें भी पीलिया होने का खतरा अधिक होता है।
सस्पेंस संक्रमण, आंतरिक रक्तस्राव, शिशु में लीवर की समस्या, जन्म के दौरान शिशु को चोट लगना, शिशु की लाल रक्त कोशिकाओं में समस्या, खून के प्रकार का अलग होना जैसे RH रोग, आनुवंशिक समस्या जैसे कि G6PD की कमी, पीलिया रोग की जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस इन हिंदी। पीलिया की जटिलताएं इसके कारण और गंभीरता पर निर्भर करती है। पीलिया की संभावित जटिलताओं में निम्न शामिल हो सकते हैं: एनीमिया, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, क्रोनिक हेपेटाइटिस, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, कुछ मामलों में लीवर फेल होना। पीलिया का जांच कैसे किया जाता है? पीलिया का जांच कई तरह से किया जाता है। स्मिता जी वापस आइए, इस पे देखिए आके हेपेटिक लिखा है, ठीक, पूरा ध्यान से देखकर पढ़ना है, क्योंकि जब ध्यान से पढ़ते हैं ना तो हर जगह हमारा कंसंट्रेशन बनने लगता है, ठीक। एक छोटी सी भी मात्रा हो, फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, इन्वर्टेड कॉमा, बड़ा क्लियर करके पढ़ना है, ठीक है। चलिए पढ़ो मैं? हाँ, पढ़। पोलियो का जांच कई तरह से किया जाता है। पीलिया का निदान करने के लिए डॉक्टर आमतौर पर निम्न जांच करने का सुझाव देते हैं: बिलीरुबिन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, हेपेटाइटिस A, B और C की जांच, MRI स्कैन, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलोजियोग्राफी, लीवर बायोप्सी। पीलिया रोग का उपचार, पीलिया का इलाज, जॉन्डिस का इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है। इस बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर अनेकों उपचार विकल्पों का चयन कर सकते हैं, जिसमें दवाओं का सेवन, सर्जरी, जीवन शैली और डाइट में बदलाव आदि शामिल है। पीलिया में क्या खाना चाहिए? पीलिया होने पर आपको अपने खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं पीलिया में आपका खान पान कैसा होना चाहिए। आगे पढ़े मैं। फलों का जूस पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताजा और शुद्ध भोजन करें, थोड़ा थोड़ा खान दिन में 4 से 6 बार खाएं। खाना खाने से पहले अच्छी तरह हाथ को धोएं। इन सब के अलावा आप अपनी डाइट में निम्नलिखित चीजों को शामिल कर सकते हैं: दही, मूली, प्याज, पपीता, तुलसी, टमाटर, छाछ, मट्ठा, नारियल पानी, धनिया का बीज, गिलोय और शहद। पीलिया में क्या नहीं खाना चाहिए? पीलिया से पीड़ित होने की स्थिति में आपको कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से निम्न शामिल हो सकते हैं: बाहर का खाना ना खाएं, दाल और बीन्स ना खाएं, मक्खन से परहेज करें, ज्यादा मेहनत करने से बचें, एक साथ ढेर अधिक मात्रा में खाना ना खाएं, कॉफी और चाय से परहेज करें, ज्यादा तीखा या तेलीय चीज ना खाएं, अंडा, मीट, चिकन और मछली का सेवन ना करें। पीलिया रोग की रोकथाम एवं बचाव, कुछ खास सावधानियां बरतकर पीलिया से बचा जा सकता है। डॉक्टर के अनुसार पीलिया का बचाव करने के लिए लीवर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, क्योंकि यही पाचक रस का उत्पादन करता है जो भोजन को हजम करने में मदद करता है। साथ ही लीवर खून में थक्का बनने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। निम्न बातों का पालन कर लीवर को स्वस्थ रखा जा सकता है, जो पोलियो की रोकथाम में मदद करेगा। डाइट, संतुलित साइट लीवर को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों को शामिल करें। व्यायाम, रोजाना सुबह या शाम में हल्का फुल्का व्यायाम आपके लीवर को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप निष्क्रिय जीवन जीते हैं तो आपको हल्का फुल्का व्यायाम शुरू कर देना चाहिए। स्वच्छता, दैनिक जीवन व्यायाम लिखो, व्यायाम पूरा पढ़ेंगे। आपको, अगर आप निष्क्रिय जीवन जीते हैं तो आपको हल्का फुल्का व्यायाम शुरू कर देना चाहिए। स्वच्छता, दैनिक जीवन में साफ सफाई का खास ध्यान रखें। साफ पानी पिए और साफ फलों एवं सब्जियों का सेवन करें। शराब का सेवन सबसे अधिक लीवर पर शराब, पूरा पढ़िए। शराब,
शराब का सेवन सबसे अधिक लीवर पर बुरा प्रभाव डालता है। मैडम हम उड़िया उड़िया के लैंग्वेज है ना, तो बाजी आपकी लैंग्वेज एकदम अच्छी है। कहीं से कोई उड़िया वालों को तो हम यूनिवर्सिटी में पूरा ट्रेन किया है हमने, ठीक है। ये थोड़ी होता है, आप ध्यान से पढ़ो क्योंकि आप पूरा सही पढ़ रहे हो। कुछ वर्ड्स हैं ऐसे तो उनमें कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, हिंदी अपनी मातृभाषा है, पता है, सबसे सुंदर भाषा है सुनने में। चलिए, बुरा प्रभाव डालता है। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपको पीलिया होने का खतरा है। पीलिया से बचने के लिए आपको शराब का सेवन सीमित या बंद करना चाहिए। अगर आप ऊपर दिए गए बिंदुओं को पालन करते हैं तो पीलिया का बचाव करना संभव है। पीलिया होने पर डॉक्टर से कब मिले? पढ़े मैम आगे। अगर आप खुद में पीलिया के निम्न लक्षणों को अनुभव करते हैं तो आपको जल्द से जल्द एक विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। आंखों में पीलापन आना, त्वचा का पीला पड़ना, जल्दी थकान महसूस होना, पेट में दर्द होना, वजन घटना, भूख ना लगना, बुखार आना। अब एक मिनट देखिए, अभी हम लोगों ने इसमें काफी चीजें देखी। लीवर के लिए पीलिया किससे रिलेटेड डिजीज है हमारी? जॉन्डिस, लीवर रिलेटेड, ठीक है। लीवर में जो भी समस्या हो, मतलब जब भी जॉन्डिस होगा तो लीवर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक। तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि जॉन्डिस हो ही ना। कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो जॉन्डिस होने की संभावना नहीं। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं है तो जॉन्डिस नहीं हो। अब कॉन्स्टिपेशन है तो जॉन्डिस होने की संभावना हो सकती है। दूसरा, जिनका लीवर 70% 50% डैमेज हो गया हो, 70 और 50 दोनों रेशियो रखे हैं, डैमेज हो गया हो, किसी भी कारण से हुआ, या लीवर से जो बाइल जूस है वो प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है, लीवर फेलियर की कंडीशन में, ऐसे छोटी छोटी कई लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। सबसे सरल और सहज रेमेडी है कि सुबह उठकर, जिनको ज्यादा समस्या है, मान लो जिनका 50-70% लीवर डैमेज होने की समस्या है, यहां तक है, तो क्या करना है? सुबह कम से कम 3 मंथ्स, सुबह 3 मंथ्स क्या करना है? सेब का 300 ml जूस लेना है। ताजे सेब का जूस निकालिए और उसे पी लीजिए, ठीक। और यदि जूस पीने की जगह, जो लोग नहीं, मान लो बड़े लोग हैं, बच्चे नहीं पी रहे हैं, तो जूस दीजिए। अदरवाइज सुबह कम से कम आधा किलो मीन्स 500 ग्राम सेब कट करिए, उसे पेट भर के नाश्ता कर लीजिए। दो में से आप कुछ भी कर लीजिए, या तो जूस निकालिए सही मात्रा में 300 से 400 ग्राम ml, और या फिर उसको सेब को खाइए। सेब लेंगे, जूस निकालेंगे, दोनों कंडीशन में छिलका लगा रहे उसका, ठीक है। जो उसका बाहर का लेयर है वो उसकी स्किन से हटाएंगे नहीं, वो लगा लेना चाहिए, बस साफ से धुल लेंगे, ठीक। इतना करेंगे। दूसरा, दिन के खाने में जब अच्छा मौसम है तो क्या करना है? खाने से पहले सही मात्रा में मूली लेंगे, मूली पत्ता, उसमें काला नमक डाल लेंगे हल्का सा। तीसरा, रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण आता है, अच्छी जगह से ले लीजिए, पतंजलि से, थोड़ी सी मात्रा, बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब जो हम लोग वो वाला टीस्पून आता है, देखो, जो मसाले में यूज करते, स्पाइस में, ठीक है, हींग, जीरा, इन सब में टर्मरिक के लिए यूज करते, वो टीस्पून भर के गुनगुने पानी से सोते समय लेना है, ताकि बड़ी आंत का मल हटना शुरू हो जाए, लार्ज इंटेस्टाइन। इतना आप करेंगे, इतना फास्ट रिकवरी होगी कि भविष्य में लीवर खराब होने के चांसेस भी नहीं होंगे, क्योंकि लीवर के लिए जो सेब है, कितना भी गॉल ब्लैडर में बड़ा स्टोन हो जाए, सेब से उसको डिजोल्व किया जा सकता है। सेब के जूस से ही उसको डिजोल्व कर लिया जाता है। जितना नेचुरोपैथी है वो सेब के जूस से ही थेरेपी कर रहा है, जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है। उसके सामने मेंबर हम भी हैं, मेरे भी गॉल ब्लैडर में स्टोन, हमने बताया था जहां पर हम रहे थे वहां का पानी इस तरह का था, केवल सेब का जूस लिया था हमने तो 15 डेज लिया था, 15 दिन, क्योंकि हमको लग रहा था हमें हर हाल में ठीक करना, ऑपरेशन हम कराएंगे, बस केवल 15 डेज की रेमेडी थी, ठीक है। क्योंकि ये मान के चलना, नेचुरोपैथी इस समय एलोपैथी से कई गुना फास्ट काम कर रही है। केवल अपनी डाइट ठीक, बस नेचुरोपैथी कब आपको रिलीफ नहीं देती है? जब आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट तो यूज कर रहे होते हैं, बट आप पेट साफ होने की तैयारी नहीं कर रहे।
एक तरफ मान लो गंदगी को हटाएं, फिर ऊपर से कुछ अच्छा लेंगे तो वो इफेक्ट डालेगा। लेकिन अगर आपने वेस्ट मटेरियल हटाया ही नहीं है और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट आप लीजिए, वो आपको फायदा नहीं देते, बेनिफिट नहीं देते। तो जब भी ये सब कोई भी समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन का फुल ट्रीटमेंट करना है, फाइबर वाली डाइट लेकर, त्रिफला चूर्ण लेकर। और जो हम जब जूस लेते हैं इसका, सेब का, एप्पल का, तो ये लीवर से क्या होता है, हम लोगों के पाचन तंत्र को कौन ठीक रखता है? एक बाइल जूस जो लीवर से निकलता है, पित्त से, ठीक है, और दूसरा हमारा पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस है। ये दो मिलकर ही हमारे भोजन को पचाने में सहायता देते हैं। तो जैसे ही लीवर जितना जितना रिकवर होता चला जाता है, उतना लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रांग होते चले जाते हैं। और यदि हमने त्रिफला यूज कर रहे हैं रात को सोते समय, तो जो पुराना वेस्ट मटेरियल बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में चिपक गया है, वो धीरे धीरे वहां से रिमूव होना शुरू करता है। ठीक, तो प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि कब नेचुरोपैथी फायदा करता है, जब हमने कॉन्स्टिपेशन को भी हटाने का एक रास्ता एक टाइम में बना लिया हो, भोजन डाइट को अच्छा कर दिया हो, रात में त्रिफला चूर्ण वगैरह ले लिया है। और जब दिन का सुबह का समय है, तो लीवर के लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देख रहे थे, तो लीवर के लिए रामबाण औषधि में एक ही चीज काउंट की जाती है, सेब का जूस। उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक, और ये सभी लोग ले सकते हैं, और इसका जूस पिए या सेब खाएं, लगभग सबको अच्छा लगता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें ठीक नहीं लगता, नहीं भी लगे तो एज ए ट्रीटमेंट तो ले ही सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पढ़े में अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया में परिवर्तन के कारण होता है। आमतौर पर प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में घुसपैठियों पर हमला करती है, जिससे सूक्ष्म जीव सामान्य सर्दी का कारण बनते हैं। हालांकि इस मामले में प्रतिरक्षा प्रणाली भोजन पर विचार करती है। कोशिकाएं जो कोलोन को लाइन करती है और अंत बैक्टीरिया घुसपैठियों के रूप में होती है और उन पर हमला करती है, जो वास्तव में शरीर के लिए आवश्यक होती है। यह कोलोन की अंदरूनी परत में सूजन और अल्सर का कारण बनता है। कोई अध्ययन नहीं दिखाता है कि यह स्थिति क्यों हो रही है। जीन एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और कभी कभी यह स्थिति तब होती है जब स्थिति परिवार में चलती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस होने से कोलन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। जब ठीक से इलाज नहीं किया जाता है, तो यह स्थिति जानलेवा बन सकती है, और इस स्थिति का कोई पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन दवाएं लक्षणों और दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। रुकेंगे सुष्मिता जी यहीं पर। अल्सरेटिव कोलाइटिस समझ पा रहे क्या है? बड़ी आंत में घाव, लार्ज इंटेस्टाइन में घाव होना, वुंडेड। ठीक है, यह है अल्सरेटिव कोलाइटिस। पढ़ेंगे सुष्मिता? हाँ, आप पढ़ेंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रकार। अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस यह सबसे हल्का रूप है, जो केवल मलाशय में होता है। मलाशय में रक्तस्राव इस प्रकार के अल्सरेटिव कोलाइटिस का एकमात्र संकेत हो सकता है। सिग्मोइडाइटिस बाएं तरफा, ठीक है, सही पढ़ा। बाएं तरफा कोलाइटिस, अग्नाशय शोथ, तीव्र गंभीर अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण। अल्सरेटिव कोलाइटिस का सबसे आम लक्षण खूनी दस्त है। कुछ अपने मल में मवाद भी देख सकते हैं। यह बीमारी सूजन, आंत्र रोग, IBD नाम के स्थितियों के समूह से संबंधित है। लक्षणों में शामिल है दस्त, पेट में मरोड़, वजन में कमी, रक्ताल्पता, मतली, अचानक शौच करने की इच्छा होना, बुखार, निर्जलीकरण, त्वचा के घाव, तरल पदार्थ और पोषक तत्वों का नुकसान, आंतों में बलगम और मवाद। अमीबियासिस क्या है? अमीबियासिस आंतों में होने वाला एक परजीवी संक्रमण है,
जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजिया के कारण होता है। इस बीमारी को अमीबिक डिसेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी होने पर पेट में ऐंठन, दर्द और पतला मल होता है। वास्तव में हिस्टोलिका एक प्रजाति है जो लगभग 10% संक्रमित व्यक्तियों में ही लक्षण पैदा करता है। यह एक कोशिकीय जीव है जिसके कारण पेचिस होता है और कभी कभी आंतों से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा करता है। अगर समस्या बढ़ जाती है तो आपके लिए गंभीर स्थिति बन सकती है, इसलिए आप इसका समय रहते इलाज जरूरी है। इसके भी कुछ लक्षण होते हैं जिससे ध्यान देने पर आप इसकी शुरुआती स्थिति को समझ सकते हैं। कितना सामान्य है अमीबियासिस होना। अमीबियासिस एक आम समस्या है जो आमतौर पर गंदे और प्रदूषित जगह पर रहने वाले लोगों में होता है। ये महिला और पुरुष दोनों में समान प्रभाव डालता है। साथ ही जेल में रहने वाले लोगों, समलिंग पुरुषों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में यह समस्या होना बहुत सामान्य है। पूरी दुनिया में लाखों लोग अमीबियासिस से पीड़ित हैं। अमीबियासिस के कारण दुनिया भर में हर साल 50,000 से 1 लाख मौतें होती है। आमतौर पर हर 10 में से एक व्यक्ति अमीबियासिस के पीड़ित होता है। इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। लक्षण। अमीबियासिस के क्या लक्षण हैं? अमीबियासिस शरीर के कई सिस्टम को प्रभावित करता है। अमीबियासिस से पीड़ित व्यक्ति के पेट में सिस्ट बनने के 1 से 4 हफ्ते बाद इस बीमारी का लक्षण नजर आने लगते हैं। हालांकि सिर्फ 10 या 20% लोग ही अमीबियासिस के कारण बीमार पड़ते हैं। समय के साथ अमीबियासिस के ये लक्षण सामने आने लगते हैं। पेट दर्द, चक्कर आना, वजन कम होना, उल्टी आना, सिर दर्द, पेट फूलना, भूख ना लगना, पेट में ऐंठन, पतला मल होना, थकान, एनीमिया। कंटिन्यू रीडिंग। कभी कभी कुछ लोगों में इससे कोई भी लक्षण सामने नहीं आते हैं और अचानक से व्यक्ति को बुखार हो जाता है। अमीबियासिस से पीड़ित व्यक्ति में लीवर से जुड़ी समस्याएं सामने आती है। लीवर में फोड़ा, पाचन कमजोर होना, लीवर फेल होना, खूनी मल। अमीबियासिस का परजीवी आंतों की दीवारों को तोड़कर ब्लड स्ट्रीम से होते हुए शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों में पहुंच जाता है। ये परजीवी व्यक्तियों के लीवर, हृदय, मस्तिष्क सहित अन्य अंगों को फेल कर देते हैं, जिससे ये अंग काम करना बंद कर देते हैं। इससे व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है और उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। कुछ गंभीर परिस्थितियों में अमीबियासिस के कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसके अलावा अमीबियासिस के कुछ अन्य लक्षण भी सामने आते हैं। पूरे शरीर पर लाल चकत्ते, शरीर में सूजन, संक्रमण। अमीबियासिस से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति में सभी लक्षण एक साथ नहीं दिखते हैं या फिर इससे अलग लक्षण सामने आ सकते हैं। इसीलिए इस संबंध में अपने डॉक्टर से बात कर लें। मुझे डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? ऊपर बताए गए लक्षणों में किसी भी लक्षण के सामने आने के बाद आप डॉक्टर से मिले। हर किसी के शरीर पर अमीबियासिस अलग प्रभाव डाल सकता है। परिवार में किसी व्यक्ति में अमीबियासिस के लक्षण दिखने पर, खासतौर पर गंदी या प्रदूषित स्थानों पर यात्रा करने के बाद, यदि पेट में मरड़, सूजन, दर्द या 2 हफ्तों से अधिक समय तक डायरिया होती है तो किसी भी परिस्थिति के लिए आप डॉक्टर से बात कर लें। यह ध्यान रखें कि अमीबियासिस होने पर लापरवाही ना करें और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। इलाज ना कराने से यह बीमारी गंभीर हो सकती है और व्यक्ति का जीवन जोखिम में पड़ सकता है। कारण। अमीबियासिस होने के कारण क्या है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका एक कोशिकीय प्रोटोजियोआ है जो आमतौर पर किसी व्यक्ति के शरीर में तब प्रवेश करता है जब वो भोजन या पानी के माध्यम से सिस्ट को निगल जाता है। इसके अलावा यह परजीवी शौच के माध्यम से भी शरीर में सीधे प्रवेश कर जाता है। ये परजीवी मिट्टी और वातावरण में कई महीनों तक जिंदा रहते हैं और मल में जमा हो जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक सिस्ट मिट्टी, उर्वरक और पानी को प्रदूषित करता है। प्रदूषित पानी पीने से अमीबियासिस होता है। इसके अलावा
यह बीमारी एनल और ओरल सेक्स, प्रेगनेंसी और कुपोषण के कारण भी होती है। शरीर में प्रवेश करने के बाद शिष्ट पाचन तंत्र में घूमते रहते हैं, फिर वे परजीवी के रूप में एक्टिव हो जाते हैं, जिन्हें ट्रोफोसाइट कहा जाता है। परजीवी पाचन तंत्र में प्रजनन करते हैं और बड़ी आंत में चले जाते हैं। वहां ये परजीवी आंतों की दीवार में बैठ जाते हैं, जिसके कारण खूनी डायरिया, कोलाइटिस की समस्या होती है। जोखिम, अमीबियोसिस के साथ मुझे क्या समस्याएं हो सकती है? अमीबियोसिया एक सामान्य बीमारी है। अमीबियोसिस के कारण कई समस्याएं हो सकती हैं। इस बीमारी की शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं, लेकिन समय पर इलाज न करने से यह बीमार गंभीर रूप ले सकती है, जिसके कारण व्यक्ति को फेफड़े, लीवर और मस्तिष्क में फोड़े, कोलाइटिस, टॉक्सिक मेगाकोलन, रेक्टल, रेशनल फिस्तुला और कैंसर होने का भी जोखिम रहता है। एमीबियोसिस से पीड़ित व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। कुछ गंभीर परिस्थितियों में अमीबियोसिस के कारण मौत भी हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उपचार, यहाँ प्रदान की गई जानकारी को किसी भी मेडिकल सलाह के रूप में ना समझो। अधिक जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करें। अमीबियोसिस का निदान कैसे किया जाता है? अमीबियोसिस का पता लगाने के लिए डॉक्टर शरीर की जांच करते हैं और मरीज का पारिवारिक इतिहास भी देखते हैं। इसके अलावा मल का सैंपल लेकर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट की स्क्रीनिंग की जाती है। इस बीमारी को जानने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। लीवर की कार्यप्रणाली परखने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है। अगर परजीवी मल की बजाय आंत के बाहर फैला हो तो इसकी जांच करने के लिए लीवर का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। लीवर एवं अन्य अंगों का सीटी स्कैन किया जाता है। परजीवी का पता लगाने के लिए बड़ी आंत का कोलोनोस्कोपी किया जाता है। कुछ मरीजों में ब्लड टेस्ट के द्वारा अमीबियोसिस का पता लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी अमीबियोसिस का निदान करने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखने पर अन्य परजीवी भी एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी की तरह ही दिखाई देते हैं। इसलिए किसी अच्छे हेल्थ सेंटर में इस बीमारी का उचित निदान कराना चाहिए। अमीबियोसिस का इलाज कैसे होता है? अमीबियोसिस के इलाज के कई विकल्प मौजूद हैं। कुछ थेरेपी और दवाओं से व्यक्ति में अमीबियोसिस के असर को कम किया जाता है। अमीबियोसिस की रहती है। आंत में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका सिस्ट को फैलने से रोकने के लिए दवाएं दी जाती है, जैसे पेरोमोमाइसिन, आइडोक्विनल और डिलोक्सानाइट फुरेट। इन्वेसिव अमीबियोसिस का इलाज करने के लिए फ्लैजिल, मेट्रोजेल, नोरिटेड दवाई दी जाती है। अमीबियोसिस के कारण लीवर के फोड़े को ठीक करने के लिए भी इस दवा का सेवन किया जाता है। 3. आंत के अंदर और बाहर दोनों तरह के अमीबियोसिस के इलाज के लिए टिनिडोजोल दवा दी जाती है। 4. अमीबिक कोलाइटिस के इलाज के लिए नाइट्रोइमिडाजोल दवा दी जाती है। 5. हिपोटिक अमीबियोसिस के इलाज के लिए कुछ मरीजों को क्लोरोक्सिन या डिहाइड्रोएमेटिन दवा दी जाती है। इसके अलावा अमीबियोसिस से पीड़ित व्यक्ति की आंत में छिद्र बनने से रोकने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। साथ ही डाइट में बदलाव करने से भी इसका जोखिम कम होता है। अगर लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है तो लीवर ट्रांसप्लांट एकमात्र विकल्प बचा रहता है। इस बीमारी के जोखिम से बचने के लिए गंदे जगहों पर यात्रा करने से बचना चाहिए और प्रदूषित भोजन या पानी का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। अमीबियोसिस का इलाज शुरू होने पर मरीज को ठीक होने में कम से कम 2 हफ्तों का समय लगता है। और पढ़ें, सिर्फ जिम जाने से नहीं बनेगी बात। पेट कम करने के लिए करें ये एक्सरसाइज, घरेलू उपचार। जीवन शैली में होने वाले बदलाव क्या है जो मुझे अमीबियोसिस को ठीक करने में मदद कर सकते हैं? अगर आपको अमीबियोसिस है तो आपके डॉक्टर वो आहार बताएंगे जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और आसानी से पचते हो। इसके साथ ही पानी को उबालकर या फिल्टर करके पीने की सलाह दी जाती है।
वही फल और सब्जियों को बिना धोए नहीं खाना चाहिए। अमीबियोसिस होने पर आपको निम्न आहार लेना चाहिए: तरल पदार्थ, नारियल पानी, बटर मिल्क, ब्लैक टी, लहसुन, हर्बल टी, दलिया, ओट्स, सेब का सिरका, अजवाइन। इसके साथ ही जीवन शैली और आदतों में बदलाव करके भी अमीबियोसिस से काफी हद तक बचा जा सकता है। पेय पदार्थों में बर्फ के टुकड़े मिलाकर ना पिए और पनीर, दूध या किसी भी अपशुरीकृत डेयरी उत्पादों का सेवन करने से बचें। साथ ही बाजार की कोई भी चीज खाने से बचना चाहिए। साफ सफाई का उचित ध्यान रखकर भी इस बीमारी से बचा जा सकता है। टॉयलेट यूज करने, डायपर या माहवारी का पैड बदलने के बाद साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। बस गीला नहीं, अब नहीं पढ़े, अब कल उसको पढ़ेंगे। कल आपका लास्ट क्लास है इस वीडियो का, ठीक है? फिर नेक्स्ट और क्लास। तो अभी तो हम लोग ने पढ़ा अमीबियस का। इसमें क्या है, सिंपल से एक चीज ध्यान रखनी है, अपने भोजन, जो भोजन लेते हैं वहां पर स्वच्छता का ध्यान रखें। पानी जो पीते हैं, बर्तन का ध्यान रखें, जिस बर्तन में पी रहे हैं पानी कैसा है, स्वच्छता का ध्यान रखें। जब भी बाहर ट्रेन वगैरह में या बाहर कहीं सफर करते हैं तो जो टॉयलेट वगैरह यूज करते हैं बड़ा ध्यान से यूज करें। या तो आप इस तरह का अपने साथ कुछ चीजों को ले लीजिए कि तुरंत पूरा स्प्रे कर लिए, साफ सफाई को मेंटेन करके रखें। नहीं, ये सब जो परजीवी वाली चीजें हैं, प्रोटोजोआ वाली जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये इन सबसे भोजन, पानी और जब हम टॉयलेट यूज करते हैं किसी भी पर्पज से, तो वहां यदि हमने सावधानी, अटेंशन पे नहीं किया तो इस तरह के अमीबियस वाली जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती है। इसमें स्वच्छता मस्ट है। जितना हाइजीन आप मेंटेन कर लेंगे उतना आपके लिए यहाँ फ्रूटफुल रहेगा। ठीक। दूसरी चीज क्या करना है कि जब भी कभी बाहर से कोई भी सफर से वापस आए तो ध्यान रखिए, जो नीम होता है, नीम या नींबू, दोनों में से कोई चीज पानी में जरूर डालिए और फिर नहाए। नीम वाला पानी हो या फिर जो लेमन होता है, ठीक है, उसको पानी में डाल दे। वो क्या करता है, वो तत्काल आपको हाइजीन मेंटेन करा देता है कैसे भी जगह आप। और जब ये दोनों भी ना हो तो थर्ड में रखेंगे सॉल्ट। जो नमक होता है, सॉल्ट होता है, कहीं से भी आप बाहर आए, कितना भी गंदी जगह हो जहाँ हाइजीन मेंटेन ना हो, आप वहां से आए, पानी में नमक डालें और पूरा सिर से नहा, थोड़ा सा नमक डालें और नहा लें। तो ये क्या है, आपके शरीर को पूरा हाइजीन, बॉडी को मेंटेन कर देता है। क्योंकि ये सब आप जब नहीं करते ना तो थोड़े दिन बाद किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि कहीं से भी आए, ये हम नेचुरोपैथी में, जिन लोगों ने अभी, आप में से नहीं पता कितने लोगों ने डीप में सुना पड़ा है, नेचुरोपैथी में और प्राणिक हीलिंग में, दो में अपने बॉडी को और अपने माइंड को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि जब भी आप कहीं से आए तो नमक डालकर पानी से नहाएं। ठीक, ये एक ऐसी रेमेडी है जो जिसका आप यदि डेली उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी तरह की फिजिकल, मेंटल नेगेटिविटी, डिजीज से आप बचना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो नमक होता है इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके नेगेटिविटी, डिजीज को तुरंत हटाता जाता है, रिमूव कर देता है। इस और दूसरा क्या है, या तो फिर आप अपने बाथरूम में रख लें, तो जब सुबह नहाते हैं तब उससे थोड़ा सा डालकर नहा लें, और जब कहीं से आते हैं, नहाना है तो ठीक है, नहीं नहाना है तो उसमें पानी में डालिए, सही से हाथ मुंह धुल लीजिए, थोड़ा सा डालेंगे जरा सा, ताकि उसमें कोई नुकसान नहीं हो। बस सॉल्ट की जगह हम डेटल यूज कर सकते हैं। क्या चीज? डेटल वैसे सही है। जो सॉल्ट है ये क्या है, डेटॉल है नहीं, सॉल्ट क्या है, ये आपकी रेमेडी करती है। आपकी बॉडी से किसी भी तरह की गंदगी को, वेस्ट थिंग को हटाने में और प्रोटेक्ट करने में ये सबसे ज्यादा अच्छी रेमेडी मानी जाती है। पूरे नेचुरोपैथिक में इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है अपने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, किसी भी तरह का हाइजीन मेंटेन करने के लिए फर्स्ट रखा गया। फिर सेकंड लेमन, नींबू है, थर्ड में नीम
है, तो जो आपके लिए अवेलेबल हो आप उसे कर लीजिए। तो हाइजीन भी मेंटेन रखना है और पानी और भोजन साफ लें, हाथ धुल कर लें, हाथ पोंछ कर लें, इन सब का ध्यान रखें। चलिए, कल हम लोग आपके पीडीएफ का लास्ट डे है, जो ये पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद नई क्लास स्टार्ट होगी। चलिए, सब शांति पाठ के लिए बैठते हैं, आंखें बंद करेंगे। शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eye,